प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो हमारा टॉपिक है अनुवाद। तो आज हम इस वीडियो में अनुवाद जानेंगे और सीखेंगे। ऑलरेडी मैंने कई वीडियो बना चुका है अनुवाद पे, लेकिन फिर भी कई लोगों का कमेंट था कि सर एक बार फिर से समझा दीजिए और थोड़ा सा आसान भाषा में समझाने की कोशिश कीजिए। तो मैं इसलिए आपके रिक्वेस्ट पे एक वीडियो और लेकर आया हूँ जिसमें अनुवाद बेसिक बताऊँगा और इसमें आपको आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। मैंने बहुत दिन बाद वीडियो लाया है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखे हैं सर्वनाम सूत्र, और पहले हमें सर्वनाम सूत्र को समझना होगा ताकि हम अनुवाद को और आसान तरीके से समझ पाएँ और बना पाएँ। तो सर्वनाम सूत्र क्या होता है? तो अगर आपने हिंदी पढ़ा है तो हिंदी में सर्वनाम होता है जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है। तो ये सर्वनाम उसी का जो है सूत्र है, या कह सकते हैं कि संस्कृत में सर्वनाम को ऐसे लिखा गया है सह तो ते। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन मतलब जहाँ की एक संख्या का बोध कराता हो, द्विवचन दो संख्याओं का बोध कराता है और बहुवचन दो से अधिक संख्याओं का बोध कराता है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये जो है पुरुष और वचन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको पुरुष और वचन याद हो गया, पहचानने आ गया, तो आप आसानी से किसी भी अनुवाद को बना सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन मतलब एक संख्या का बोध कराता हो, द्विवचन मतलब दो संख्या का बोध कराता हो, और बहुवचन मतलब बहुत सारी संख्याओं का बोध कराता हो। प्रथम पुरुष में कौन कराते हैं? तो प्रथम पुरुष में आते हैं सह, तो और ते। सह मतलब होता है वह, तो मतलब वे दोनों, और ते मतलब वे लोग। मध्यम पुरुष क्या है? मध्यम पुरुष में आता है त्वम, युवाम, यूयम। त्वम का हिंदी होता है तुम, युवाम का हिंदी होता है तुम दोनों, और यूयम का हिंदी होता है तुम लोग। और इसी प्रकार से उत्तम पुरुष में क्या होता है? अहम, आवाम, वयम। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम लोग। ये सर्वनाम सूत्र है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी अनुवाद का बेसिक जानना है या बेसिक से सीखना है तो आपको सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले अगर किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो आपको सर्वनाम सूत्र की जरूरत पड़ेगी। तो सर्वनाम सूत्र एकदम बिल्कुल याद कीजिएगा, कंठस्थ करके रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है लट लकार का मैंने सूत्र लिखा है। लट लकार यानी कि वर्तमान काल होता है, तो वर्तमान काल का सूत्र जरूरत पड़ेगा। वर्तमान काल, वर्तमान काल, तो इसकी जरूरत भी आपको पड़ने वाली है। चलिए समझते हैं वर्तमान काल क्या है, क्या सूत्र है इसका। तो इसमें भी वही कॉलम सिम बनाया हुआ है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये कॉलम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब हम अनुवाद बनाएंगे तो इसका उपयोग करेंगे। तो पहले सूत्र जान लेते हैं। सूत्र होता है ती, तह, अंति। कहीं कहीं आप अगर बुक में देखोगे तो यहाँ आ का प्रयोग भी होता है, अंति ऐसे लिखा होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आ हटा देते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मध्यम पुरुष होता है सी, था, और उत्तम पुरुष होता है आमी, आवह और आमह। ये दोनों सूत्र के इस्तेमाल करके हम अभी अनुवाद बनाएंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए पहले आप इस दोनों सूत्र को याद कर लीजिएगा। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ताकि आप इसको कॉपी में भी उतार सके। और सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है, मैं यहाँ पर जो भी पढ़ाता हूँ आप उसे कॉपी में उतारिए और बनाइए भी, खुद से भी बनाइए। आप जब भी वीडियो देखिए तो एक कॉपी और कलम जो है साथ लेकर बैठिए और साथ में आप उसको उतारिएगा और बनाइएगा, तब जाकर आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है। नहीं तो ऐसे वीडियो देखने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये मनोरंजन का शो नहीं चल रहा है, टीवी शो नहीं है कि आप देख लिए और सब आपको आ गया। आप कॉपी कलम लेकर बैठिए, साथ में आप उतारते भी जाइए और साथ में आप लिखते भी जाइए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से सीख पाएंगे। चलिए मैं इन दोनों को इस्तेमाल करूँगा। इसके पहले मैं एक छोटा सा अनुवाद लेता हूँ ताकि इसको बना सके। तो मैं एक साधारण सा अनुवाद लेता हूँ और अनुवाद इस प्रकार से लेता हूँ, क्या लूँ? मैंने एक छोटा सा अनुवाद लिया है, वह जाता है। मैं इसको संस्कृत करता हूँ। संस्कृत करने के लिए हमें इन दोनों सूत्रों की जरूरत पड़ने वाली है।
देखिए मैं कैसे इसको बनाऊंगा। सबसे पहले वह, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि संस्कृत हिंदी की तरह ही है, मतलब जैसे हिंदी है उसी प्रकार से संस्कृत जो है उसको, जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर वाह है तो इसका संस्कृत वाह लिख देना है, वाह का संस्कृत जो भी हो सह होता है सह लिख दीजिए, जाना का संस्कृत जो होता है उसको लिख दीजिए। संस्कृत जो है बिल्कुल हिंदी की तरह है, इसमें कोई भी मीनिंग आपको आगे पीछे ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगा जैसा कि आप अंग्रेजी में करते हैं, इज का प्रयोग पहले करें या बाद में करें, ऐसा कोई झंझट नहीं है। तो आप साधारण रूप से जैसे जैसे हिंदी आए वैसे वैसे उसका संस्कृत लिखते जाइए और वह संस्कृत हो जाएगा। तो सबसे पहले आया है वह, तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि वह का संस्कृत क्या होता है। तो वह का संस्कृत हम यहाँ से ढूंढेंगे सर्वनाम सूत्र से। देखिए कौन से कॉलम में वह है, सह मतलब वह, पहले कॉलम में ही है वह, सह मतलब वह। तो हमें सह मतलब वह तो लिख देना है, सह मतलब वह, लेकिन एक बात और ध्यान देना है, सह मतलब वह मैंने लिख दिया है, एक बात और गौर से फरमाएंगे कि यह कौन से पुरुष है और कौन से वचन है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे समाज में क्या होता है कि किसी की शादी हो तो शादी करने के लिए, शादी किसी के लिए वर देखना हो, वर मतलब लड़का, या किसी के लिए लड़की देखना हो तो दो चीज का बहुत ज्यादा गौर करते हैं। पहला कि लड़का का या लड़की का जाति सेम होना चाहिए, मेरे ही कास्ट का होना चाहिए, और दूसरा हैसियत होना चाहिए, बराबरी का हैसियत होना चाहिए। तो पहला जाति एक होना चाहिए, जाति सेम होना चाहिए, और दूसरा हैसियत भी बराबरी का होना चाहिए। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जाति है और ये हैसियत है। हैसियत मतलब कि ऐसे, हैसियत मतलब औकात कहते हैं हमारे लैंग्वेज में। तो ये जाति है और ये हैसियत है। अब हम इसको याद रखेंगे कि ये प्रथम पुरुष में है, सह कौन से में पुरुष में आता है, प्रथम पुरुष में आता है, और इसका जात क्या कहते हैं, हैसियत क्या है, एक वचन है। बस इसको ध्यान रखिएगा, एकदम आसान हो जाएगा, अनुवाद बनाना फिर आसान हो जाएगा। देखिए वह का संस्कृत हो गया है गच्छ, जाना का संस्कृत क्या होता है, सॉरी वह का संस्कृत हो गया सह, और जाना का संस्कृत होता है गच्छ। ऐसे जाना का संस्कृत हो गया गच्छ। अब बारी आता है कि हम इनमें से कौन से सूत्र का इस्तेमाल करें ताकि इसमें लास्ट में लगाएं और ये सेंटेंस पूरा हो जाए। तो लास्ट में लगाने के लिए हमें देखिए कितने सारे सूत्र हैं, ती भी है, ता भी है, अंति भी है, सी भी है, था भी है, था, आमी, आवाह, आमा। और बच्चे इसी में जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन से सूत्र का इस्तेमाल करें ताकि अनुवाद जो है सही बने। तो मैं इसको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, आप इतना ध्यान दीजिएगा। ये सह जो है एक लड़की है और इसके लिए लड़का देखने जा रहे हैं, मतलब कि गच्छ के साथ कौन सा सूत्र लगाएं ताकि ये जो है सटीक बैठे। तो आप इतना ध्यान दीजिएगा, सह जो है, सह मतलब वह, इसका जाति क्या है, प्रथम पुरुष जाति है, और इसका हैसियत क्या है, एक वचन हैसियत है। ठीक है, तो हम सेम ऐसे ही हम इसका वर देखेंगे, इसके लिए लड़का देखेंगे ताकि एकदम फिट बैठे और इसकी शादी हो सके। तो इस देखिए प्रथम पुरुष जाति का है तो हम इसे प्रथम पुरुष जाति का ढूंढेंगे। कौन सा प्रथम पुरुष जाति का, ये प्रथम पुरुष जाति का है, एक वचन हैसियत है, तो एक वचन हैसियत कहाँ पे है, ये प्रथम पुरुष जाति का एक वचन हैसियत का। सेम टू सेम दूल्हा ढूंढना है, अगर अलग धर्म के अलग जाति के दूल्हा ढूंढ दोगे तो फिर शादी नहीं हो पाएगा, इसलिए सेम टू सेम दूल्हा ढूंढना है। तो हम प्रथम पुरुष जाति के ढूंढ लिए हैं, एक वचन हैसियत के ढूंढ लिए हैं, जैसा कि लड़की का हैसियत है, लड़की का जाति है, वही लड़का का हैसियत और जाति ढूंढने हैं। तो क्या मिला है, ती मिला है। तो शाह के साथ किसका विवाह होगा, किसका शादी होगा, ती का, मतलब कि शाह के साथ जो है गच्छ में हम लगाएंगे ती और हो जाएगा सह गच्छ ती। अब ये सही सही बन गया है और सही सही बन के तैयार है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो आप इस ट्रिक का उपयोग जरूर कीजिएगा, मज़ा भी आएगा और अच्छे से आप बना भी पाओगे। एक सेंटेंस मैं और लेता हूँ ताकि और अच्छे से समझ पाए। तो एक सेंटेंस और लेता हूँ, और ये पहला सेंटेंस था, दूसरा सेंटेंस हमारा है तुम दोनों खाते हो। ऐसे तुम दोनों खाते हो, इसको बनाते हैं और अच्छे से समझ में आएगा और ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तुम दोनों का संस्कृत ढूंढेंगे क्या होता है। तो तुम दोनों का संस्कृत देखिए, सर्वनाम सूत्र में देखिए अब तुम दोनों का संस्कृत क्या है। तो यहाँ पे हम ढूंढ लेते हैं तुम दोनों का संस्कृत। देखिए वह, वे दोनों, वे लोग, तुम दोनों, हमें ये वाला चाहिए, तुम दोनों। देख रहे हैं आप, तुम दोनों है तो तुम दोनों का संस्कृत चाहिए। तो सबसे पहले हम संस्कृत देखेंगे, होता है युवाम, तो हम लिख लेंगे युवाम, इस प्रकार से युवाम लिख लिए। चलिए तुम दोनों का संस्कृत तो मिल गया है।
खाना का संस्कृत होता है खाद्य, ऐसे खाते हो मतलब खाना, तो खाना का संस्कृत हो गया खाद्य। अब इसमें हम कौन सा सूत्र लगाएं ताकि सही हो जाए, तो आप वही बात याद रखिएगा कि ये लड़की है, ये लड़की है और इसके लिए हमको दूल्हा ढूंढना है, और दूल्हा एकदम सटीक होना चाहिए, कोई उसमें विकार नहीं होना चाहिए, कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, एकदम सटीक दूल्हा। तो इसका पहले हम जाति ढूंढेंगे, कौन जात के है, लड़की कौन जात के है, मध्यम पुरुष जात के है। लड़की का हैसियत क्या है, द्विवचन हैसियत है। तो सेम यही हम ऐसे ही क्वालिटी का दूल्हा ढूंढेंगे ताकि सही हो जाए। तो हम लट लकार में ढूंढेंगे। अच्छा एक बात और बताता हूँ कि लट लकार ही क्यों ढूंढ रहे हैं। लट लकार यानी कि वर्तमान काल होता है, सेंटेंस भी वर्तमान काल का है तो हम लट लकार का ही इस्तेमाल करेंगे। अगर सेंटेंस किसी और लकार का होता तो हम किसी और लकार का सूत्र इस्तेमाल करते। तो अभी हम लट लकार जान रहे हैं, लट लकार का सेंटेंस है तो लट लकार का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए ढूंढते हैं। तो इसके लिए दूल्हा ढूंढना है, दूल्हा ढूंढ लेते हैं। लड़की का हैसियत क्या है, लड़की का जाति है मध्यम पुरुष, हैसियत है द्विवचन। तो हम यहाँ पे वही ढूंढ लेंगे। प्रथम पुरुष जाति का हो गया, ये मध्यम पुरुष जाति का हो गया, ये उत्तम पुरुष जाति का। हमें मध्यम पुरुष जाति का चाहिए तो मध्यम पुरुष जाति का हो गया। हैसियत क्या है, द्विवचन, तो द्विवचन हैसियत। देखिए अब इसके सामने देखिए, इसके सामने देखिए क्या पड़ता है, था। मध्यम पुरुष और द्विवचन के सामने दोनों अगर हम टकराएंगे ऐसे तो यहाँ पे था में जाकर मिल जाता है। तो इसके लिए सबसे परफेक्ट लड़का कौन है, था है। युवाम के लिए सबसे परफेक्ट लड़का कौन है, था है। तो इसके शादी जो है था के साथ ही होगा। तो यहाँ पर था लगा देते हैं ऐसे, युवाम खाद था। अब जाकर ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाला बात नहीं है। आप इसको ऐसे बना सकते हैं और समझ सकते हैं। ट्रिक याद रखिएगा कि किसी भी लड़का या लड़की का शादी होता है तो दो चीज इंपॉर्टेंट होता है, पहला उसका जाति और दूसरा उसका हैसियत की किस है, कौन से हैसियत का है। बस यही दोनों ट्रिक जो है आप लगा लीजिएगा और अनुवाद सही बन जाएगा। और साथ साथ आप शायद हो सकता है तो अब शादी कराने वाला भी बन जाए। आज आप इसका शादी करवाए हैं, कल किसी और का शादी करवाइएगा, आप बाद में शादी करने वाला एजेंट बन जाएंगे। तो मजाक कर रहे थे। तो इस प्रकार से आप अनुवाद को और आसान तरीके से समझ सकते हैं और बना सकते हैं। एक अनुवाद और लेता हूं मैं ताकि और अच्छे से समझ सके। अच्छा मैं यहाँ अनुवाद ले रहा हूँ, एक अनुवाद और लेता हूँ, इसका लेता हूँ राम पढ़ता है। राम पढ़ता है। देखिए इसमें क्या है, राम एक नाम है और नाम, इसमें कोई नाम तो लिखा हुआ है नहीं। तो जब किसी का नाम आ जाए, नाम वाला सेंटेंस आए तो कैसे बनाएंगे। तो एक बार बताता हूं मैं आपको कि नाम, जितने भी नाम होते हैं दुनिया में, जितने भी नाम हो, चाहे लड़का का हो या लड़की का हो या किसी भी चीज का हो, वो प्रथम पुरुष एक वचन जाति का होता है। क्या बताया मैंने कि किसी का भी नाम हो, लड़का का हो, लड़की का हो या किसी और भी चीज का हो, वो प्रथम पुरुष जाति का होता है, एक वचन हैसियत का होता है। तो सह के अनुसार ही बनता है। तो हम सिर्फ सह का जो संस्कृत मीनिंग है, संस्कृत जो सह है, ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि राम का संस्कृत राम ही होता है, लेकिन इसका जाति जो है प्रथम पुरुष होगा, इसका हैसियत भी एक वचन होगा। और जब सूत्र लगाने की बारी आएगा तो ऐसे ही लगाएंगे। एक बार बना लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो राम का संस्कृत जो है रामः होता है। मैंने कई बार बताया है, किसी भी लड़के का नाम अगर संस्कृत में लिखना है तो विसर्ग लगा दो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाया है, और संस्कृत हो जाएगा। तो राम का संस्कृत रामः हो गया। पढ़ना का संस्कृत होता है पठ, ऐसे पढ़ना का संस्कृत होता है पठ। अब हम इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे। अब राम की शादी किसके साथ होगी, ये बात है ना, राम की शादी किसके साथ होगी। तो राम का हैसियत है एक वचन और इसका जाति है प्रथम पुरुष। तो सेम ऐसा ही कन्या ढूंढना है। बहुत सारा दूल्हा ढूंढ लिए, अब थोड़ा सा कन्या ढूंढ लीजिए। तो प्रथम पुरुष जाति का देखिए कहाँ पे है, ये प्रथम पुरुष जाति का है। और हैसियत देखिए एक वचन हैसियत यहाँ पे है। तो इसके साथ ती का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो कन्या जो है वो ती है, तो हम पठ के लास्ट में लगा देंगे ती और हो जाएगा रामः पठती, मतलब राम पढ़ता है। तो बनकर तैयार है। तो याद रखिए किसी का भी नाम हो वो प्रथम पुरुष और एक वचन के अनुसार ही चलता है। सूत्र भी हम ऐसे ही लगाएंगे, प्रथम पुरुष एक वचन। तो आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और मैंने आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो दिल से अच्छा लगा आप मुझे लाइक दीजिए, और तभी लाइक दीजिए जब आपको अच्छे से समझ में आता है और आप अच्छे से सीख पाते हो। नहीं तो आप मुझे डिसलाइक भी दे सकते हो, कोई बात नहीं है। और हाँ,
अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं एक ऐसे ही नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।